हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पेपर इंडस्ट्री से जो पॉल्यूटेंट एयर में ऐड हो रहे हैं वहाँ पर देख लिया था, क्या क्या उसका ह्यूमन पर इफ़ेक्ट है वो भी हमने देखा था। आज इस लेक्चर में हमने देखने वाले हैं कि जो पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरीज होते हैं वहाँ से जो एयर पॉल्यूटेंट इमिट हो रहे हैं वो क्या क्या हैं और उनका ह्यूमन पर हेल्थ क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, जो भी क्रूड ऑयल हमें मिल रहा है, जो क्रूड ऑयल हम लोग गेन कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है उसको कन्वर्ट करते हैं डीजल में, पेट्रोल में, मतलब जो भी फ्यूल, जो भी गैसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जिससे हम लोग एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं रिफाइनरी को। उसी को हम लोग रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। तो इसमें वही किया जाता है। जनरली हम लोग ऑयल रिफाइनरी का यहाँ पर बात करेंगे तो वहाँ पर जो पेट्रोकेमिकल या क्रूड ऑयल जो ऑब्टेन हो रहा है हमें अंडरग्राउंड से, उसे क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट फ्यूल में बोला जा सकता है। फॉर एग्जांपल डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। फिर अगर गैसेस की बात की जाए, नेचुरल गैस अगर हम ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसको फिर सीएनजी में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब हम उसको यूजेबल बनाते हैं, यूज़ करने के लायक बनाते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पर, रिफाइनरी कन्वर्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इनटू फ्यूल इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, केरोसिन। अलग अलग लेवल पे अलग अलग बनता है, वो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं जिससे कि हम लोग क्रूड ऑयल को हीट करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग बनता है। टॉप लेवल पे केरोसिन बन जाएगा, ग्राउंड पर जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो टार हो जाता है, डीजल थोड़ा सा डाउन में बनता है। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग हमें फ्यूल ऑब्टेन होते हैं। वो आपका आपने पढ़ा होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक आप लोग पढ़ते थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन स्टार्टिंग में, वहाँ पे आपने देखा होगा लोअर क्लासेस में। अब देखते हैं यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट इमिट हो रहे हैं वो क्या क्या है। तो इसमें जनरली जो होते हैं सबसे ज़्यादा गैसेस तो है ही, साथ में कुछ मेटल पॉल्यूटेंट लाइक लेड आ जाता है। जो हम लोग पढ़े थे मेटल पॉल्यूटेंट, एक हम लोग पॉल्यूटेंट का टाइप पढ़े थे, वहाँ पर हमने देखा था। तो उसमें से एक लेड के बारे में हमने देखना है यहाँ पर कि लेड है। फिर सॉलिड पार्टिकल जैसे डस्ट पार्टिकल होता है। गैसेस में यहाँ पर आपको सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जनरली गैसेस यहाँ पर इमिट होते हैं। तो उनका इफेक्ट फिर हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या इमिट हो रहे हैं। रिफाइनरीज इमिट अबाउट 100 केमिकल्स एवरी डे 100 केमिकल वो इमिट करता है। These includes metals like lead को इमिट करता है, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, बेंजीन, etc। ऐसे इमिट करने के लिए वो 100 केमिकल्स इमिट करता है, बट मेनली जिसका इफेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपको मेटल्स लाइक आपको लेड हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, बेंजीन, ये मेनली हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेड का इफेक्ट देख लेते हैं। ये फिगर आप देख लीजिए यहाँ पर कि रिफाइनरीज का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक तरह का ऑयल रिफाइनरी है, ऐसा ही होता है ये, जहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर पर क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है और वहाँ से फिर अलग अलग लेवल से वहाँ से जो भी फ्यूल हमें ऑब्टेन होता है उसको निकाल लिया जाता है बाहर यूज़ के लिए। उसके बाद देख लेते हैं इफेक्ट हमने देखना है। तो लेड का सबसे पहले इफेक्ट देख लेते हैं। मेटल, जो मेटल है वहाँ मेटल के फॉर्म में लेड क्या होता है। तो लेड का इफेक्ट सबसे ज़्यादा चिल्ड्रेन पे, बच्चों पर होता है। यहाँ पर और भी इफेक्ट होते हैं उसका, जैसे अगर लेड अगर हाई लेवल का लेड अगर इन करता है बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में, तो वहाँ पर एनीमिया होने के चांसेस हैं, वीकनेस लगेगा आपको, किडनी और ब्रेन डैमेज होता है। तो सबसे ज़्यादा चिल्ड्रेन में इसका ब्रेन डैमेज का प्रॉब्लम होता है। आप देखो यहाँ पर ब्रेन डैमेज है, तो चाइल्ड में जो होता है सबसे ज़्यादा ब्रेन डैमेज होने का चांसेस होता है यहाँ पर। तो इसलिए जो लेड का इफेक्ट है सबसे ज़्यादा बच्चों के ब्रेन डैमेज पे होता है, और बोन पे भी उसका इफेक्ट होता है। बोन का सही से डेवलपमेंट नहीं होता है, किडनी का इफेक्ट होता है, बोन मैरो में इफेक्ट होता है, ये सब भी उसका इफेक्ट है। लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पर 3 to 4 थिंग्स देखें, एनीमिया, वीकनेस, किडनी डैमेज करेगा और ब्रेन डैमेज करेगा। उसके बाद फिर लिख रहा है कि ज़्यादा अगर हम लोग यूज़ करेंगे वेरी हाई लेड एक्सपोजर कैन काउज डेथ, मतलब अगर बहुत ज़्यादा अगर एक्सपोजर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अगर हमारे बॉडी में चला जाएगा तो वो क्या करेगा, वो डेथ का भी काउज कर सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, लेड हमने देख लिया। अब पार्टिकल्स देख लेते हैं, जो डस्ट पार्टिकल या पार्टिकुलेट मैटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है पार्टिकुलेट मैटर या डस्ट पार्टिकल उसके वजह से क्या होता है। जो डस्ट पार्टिकल या पार्टिकुलेट मैटर होता है उससे हमारा विजिबिलिटी रिड्यूस होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, लंग्स पे इफेक्ट करता है, और जो सांस लेने का एबिलिटी है, जो ब्रेथ करने का एबिलिटी है, वो भी रिड्यूस कर देता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, इफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हार्म आवर एबिलिटी टू ब्रेथ,
सेकेंड पॉइंट है रिड्यूस विजिबिलिटी, विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है। अब आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका इफेक्ट आपने ऑलरेडी बहुत लेक्चर में इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन में देख लिया है, बहुत लेक्चर में। सल्फर डाइऑक्साइड का मेन इफेक्ट क्या है, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम करता है, लंग्स पे इफेक्ट करता है, जिससे कि काफ़ी डिजीज़ होती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब कॉमन डिजीज़ है इससे। और फिर इससे सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन का भी काउजेज होता है। सबसे ज़्यादा जो काउजेज होता है, प्राइमरी जो एसिड रेन का कंट्रीब्यूटर है वो सल्फर डाइऑक्साइड ही है। अब हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में भी आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से ग्राउंड लेवल ओजोन वहाँ पर आता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बारे में पहले देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या करता है, ये दोनों एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है, जिसके वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होने का चांसेस है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो यहाँ पर दोनों इमिट हो रहा है। वैसे अब तक हम लोगों ने लेक्चर में अलग अलग देखा, कहीं हम लोग मीथेन देख लिया, कहीं हमने कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया। जैसे हमने सीमेंट इंडस्ट्री से देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है, और मीथेन हमने देखा था पेपर इंडस्ट्री से, हमने देखा था कि वहाँ पर मीथेन इमिट होता है। तो अलग अलग इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट सेम ही है, दोनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं और दोनों का इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का ही है। अब आगे देख लेते हैं। अब हमने देखना है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये अभी मैं बता रहा था जैसा कि ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन करेगा, लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इरिटेशन करता है आइज़ में, थ्रोट में, ये सब इसका कॉमन प्रॉब्लम है। आप लोग आई थिंक अब तक जो लेक्चर देख चुके होंगे उनको ये सब इफेक्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये 4 to 5 गैसेस का इफेक्ट याद हो गया होगा। बस उन्हें याद करना है कि कौन सा गैस का इफेक्ट, कौन सा गैस किस रिफाइनरी से, किस इंडस्ट्रीज से एमिट हो रहा है, बस उन्हें ये याद करना होता है। तो एसिड रेन का भी काउजेज होगा, ये भी हमने देख लिया है। अब आगे देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका भी इफेक्ट आपने बहुत देख लिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। और क्या करता है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड के पास है उसको रिड्यूस करता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ब्लड से ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन होता है, और इसका जो कंबाइन होने का, ज्वाइन होने का कैपेसिटी है वो एज़ कंपेरिजन टू ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा बॉन्डिंग कर लेता है और ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड का वो कम हो जाता है, और ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन वो कैरी नहीं कर पाता है ब्लड, वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ही कैरी करता है, जिससे क्या होता है कि हमें जो चाहिए ब्लड को, जो हार्ट को चाहिए, जो लंग्स को चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, कंबाइन विद हेमोग्लोबिन एंड रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। इससे क्या होगा, आपको ब्लड विजन होगा, देखने में प्रॉब्लम होगा, हेडेक जैसा लगेगा, कहीं कहीं आप भीड़ में देखोगे ऑक्सीजन का अगर कमी हो जाता है तो थोड़ा सा चक्कर जैसा आने लगता है, वोमिटिंग का चांसेस हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है तब क्या होता है, डेथ भी हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं। अब अपने देखना है बेंजीन का, देख लेना है बेंजीन का क्या इफेक्ट होता है। तो एक्चुअल में बेंजीन का इफेक्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बेंजीन का इफेक्ट जो होता है वो ब्लड जो फॉर्मेशन करता है, टिश्यू सेल ब्लड फॉर्मेशन जो टिश्यू करता है उस पर ज़्यादा इफेक्ट है। जैसे ब्लड का फॉर्मेशन आपको जनरली आपको पता होगा, जो अपना बोन मैरो है, जिसको हम लोग हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं, अस्थि मज्जा से ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है ये बेंजीन, जिसके वजह से क्या होता है, ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है बॉडी में, जो ब्लड प्रोड्यूस होता है, जो ब्लड बनता है बॉडी में, वो उसमें कमी हो जाता है। और ब्लड में कमी हो जाएगा तो आदमी, इंसान का डेथ भी हो सकता है। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, हार्मफुल इफेक्ट ऑन टिश्यूज दैट फॉर्म ब्लड सेल। वैसा टिश्यू पर हार्मफुल इफेक्ट होता है जो ब्लड सेल को फॉर्म करता है, स्पेशली बोन मैरो, मतलब बोन मैरो ही ब्लड सेल को फॉर्मेशन करता है, तो उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है ये, जिसके वजह से क्या होगा, रिड्यूस ब्लड प्रोडक्शन हो जाएगा, ब्लड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और ब्लड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, जो भी फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, वो सब काउंट कम हो जाएगा। काउंट कम हो जाएगा तो फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। आप देखे होंगे एक डेंगू डिजीज़ है, डेंगू डिजीज़ में प्लेटलेट का क्वांटिटी काफ़ी कम होता जाता है, काफ़ी कम होता जाता है, वो लैक्स में रहता है, वो कम होकर 1000 तक आ जाता है, 50,000 20,000। तो उस टाइम पे क्या होता है, सर्वाइव करना ह्यूमन के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो बोन मैरो सही से वर्क नहीं करने लगेगा, अगर बेंजीन बॉडी में जाएगा तो आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है वो कितने डेज़ के लिए होता है और डब्ल्यूबीसी का कितने डेज़ के लिए होता है। और एक और क्वेश्चन है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है और आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड जिसको बोलते हैं, जिसको कब्रगाह बोलते हैं, वो कहाँ पर होता है। ये जीएस का क्वेश्चन है, आप एग्ज़ाम में आने का चांसेस रहता है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर। तो आप लोग ये बताइएगा कि
कहाँ कहाँ ये होता है और कितना उसका लाइफ साइकिल है। अब आगे देख लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो बॉडी में इंटर करेगा अगर, तो क्या होगा, वो वाटर से रिएक्ट करता है। जो भी बॉडी में वाटर है उसे रिएक्ट करके वहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन करता है, और एसिड की वजह से क्या होता है, जो भी बॉडी का सेल्स है उसको डैमेज करेगा, बिकॉज वो कोरोसिव नेचर का होता है। कोरोजन वहाँ पर क्रिएट करेगा, वहाँ पर जो भी बॉडी का सेल है उसको डैमेज करेगा। अगर बॉडी में एसिड हो जाएगा ज़्यादा, जहाँ पर नहीं चाहिए वहाँ पर अगर एसिड हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी का सेल को वो डैमेज करेगा। और ज़्यादा अगर क्लोरीन जाता है बॉडी में तो क्या होता है, लंग्स में फ्लूइड का फॉर्मेशन होने का भी चांसेस होता है। इसलिए क्लोरीन भी हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए जिस वाटर में क्लोरीन है उसे हमें नहीं टेक करना है, उसे हमें लेना नहीं है, पीना नहीं है उसे। या फिर एयर हो गया, वाटर हो गया या एयर हो गया, जनरली वाटर में लोग मिलाते हैं उसको। क्लोरीनेशन प्रोसेस एक होता है जिससे कि बैक्टीरिया को डेथ किया जाता है। तो ये हमने इफेक्ट देख लिया। यहाँ पर 2 to 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, वो न्यू है इसमें, जैसे बेंजीन हो गया, क्लोरीन हो गया, लेड हो गया। लेड के बारे में हमने देखा, बेंजीन के बारे में और क्लोरीन के बारे में, ये न्यू हो गया। बाकी चीज़ें जो हमने अब तक देखा था सेम चीज़ है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये 5 थिंग्स। और डस्ट पार्टिकल या पार्टिकुलेट मैटर सेम आप बोल सकते हो। ये 5 to 6 पॉल्यूटेंट जो है वो सेम है, इसमें 3 न्यू ऐड हो गए हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारा सेकंड यूनिट का पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड यूनिट का पार्ट 2 स्टार्ट कर लेंगे, या फिर थर्ड यूनिट डायरेक्टली हम लोग वाटर पोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, वो देख लेंगे। जैसा भी लेक्चर अपलोड होगा उसके हिसाब से आपको कर लेना है। कोई भी आपका यूनिट छूटने वाला नहीं है, बट जैसा कि रिक्वायरमेंट होता है कि उस सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, तो जहाँ से ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है पहले हम लोग उसको कवर कर लेंगे, और फिर इसको सेकंड यूनिट का जो पार्ट भी है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसा देख लेंगे जैसा होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये लेक्चर दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और इंजीनियर सुधार ग्रुप है, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा। फेसबुक पेज का भी लिंक प्रोवाइडेड है आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो फेसबुक पेज पर भी जाकर आप पेज को लाइक कर सकते हैं और मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर VCS पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे इंजीनियर सुधार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप लेक्चर को देख पाएँ। थैंक यू सो मच।